हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे C++ में यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जिसमें हम देखेंगे फंक्शंस क्या है, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, क्या किस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, कैसे हम फंक्शन में एरेज पास कर सकते हैं और डिफॉल्ट वैल्यूज पास की जा सकती है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझें कि फंक्शन क्या है या उसे हम क्यों बनाते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि मेन फंक्शन में ही हम जो भी प्रोग्राम में टास्क परफॉर्म करना था वो सारी कोडिंग लिखते थे। अभी तक हमारे प्रोग्राम मुश्किल से 50 लाइन 100 लाइन तक जाते थे, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम होता है तो लाइन ऑफ कोडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, थाउजेंड्स में हो सकती हैं। और सारा कुछ अगर हम मेन फंक्शन में लिखें तो हमारा मेन फंक्शन बहुत लंबा हो जाएगा और उसको डिबग करना या उसमें एरर्स फाइंड करना मुश्किल होगा और कई चीज़ें हमें बार बार करनी होंगी। सपोज प्रोग्राम में कई बार हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसकी कोडिंग हमें बार बार लिखनी होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है और उस फंक्शन को कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है। सपोज हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम एक फंक्शन बना लें जिसमें हम वैल्यू पास करें और वो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे। अभी तक हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है, जैसे मैथ.h में हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाते थे, पावर कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का यूज करते थे। ये सब बने हुए फंक्शन है लाइब्रेरी फाइल्स में। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन जो हम खुद से तैयार कर सकते हैं और प्रोग्राम में जब जरूरत हो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है और फंक्शन का हम कोई नाम देते हैं और उसके अंदर किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जा सकते हैं और जब भी ज़रूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और उसमें लिखे स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, यानी सेम चीज सेम काम हमें बार बार करना हो तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल करके वही काम करवा सकते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम की साइज भी कम हो जाती है, साथ ही साथ रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है प्रोग्राम की। यानी हमें पता है कि ये ब्लॉक इस फंक्शन का है और यह फंक्शन क्या काम परफॉर्म करने वाला है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग में इसको लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और इसे फंक्शन कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हम खुद का अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं। फंक्शन बनाते समय सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। ये टर्म्स आप ध्यान रखें, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है क्या। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या डिक्लेरेशन कंपाइलर को यह बताना है कि हम इस नेम का एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर इस टाइप की इतनी वैल्यूज हम पास करेंगे और यह फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम math.h के पावर फंक्शन की बात करें तो वहां हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट। तो वह क्या कहलाता है, फंक्शन में पास किए गए आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर। हर फंक्शन में उसकी ज़रूरत के हिसाब से आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स के नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है और फंक्शन नेम यह भी एक आइडेंटिफायर है। तो नाम देते समय हम कोशिश करें कि मीनिंगफुल नेम दें ताकि फंक्शन का नेम देखते ही हमें पता चल जाए कि यह फंक्शन कौन सा वर्क परफॉर्म करने वाला है। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, यानी किस तरह की वैल्यू यह कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का करेगा या फ्लोट टाइप का करेगा, यानी कोई भी डेटा टाइप में यह वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो जो वैल्यूज हम फंक्शन में पास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर। तो इसका सिंटैक्स देखें तो ये क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन लिखते समय हम उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, यानी किस टाइप में ये वैल्यू रिटर्न करेगा, हमारे फंक्शन का नेम क्या होगा
और उसके अंदर हम कितने आर्गुमेंट्स और किस किस डेटा टाइप के आर्गुमेंट्स पास करने वाले हैं वह लिखते हैं और सेमीकोलन। इससे कंपाइलर यह पहचान जाता है कि यह फंक्शन नेम है और जिसके अंदर हम इस टाइप की वैल्यू पास करने वाले हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखें तो यहाँ मान लो मैंने बनाया है सम फंक्शन। सम फंक्शन नाम से पता चल रहा है सम करेगा। सम कितने नंबर्स का करेगा यह हम आर्गुमेंट्स में पास कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि दो फ्लोट टाइप की वैल्यू को यह सम करे। अगर दो फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम ऐड करते हैं या सम करते हैं तो उसका रिजल्ट नॉर्मली किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। तो इसलिए रिटर्न टाइप क्या लिख दिया है, फ्लोट लिख दिया है। इसी तरीके से सी एरिया, मान लो मैंने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है तो उसके अंदर रेडियस पास करना है, क्योंकि रेडियस के बिना हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया, इंट। मान लो मैं चाहती हूँ कि रेडियस इंटीजर डेटा टाइप में होल नंबर में पास करें हम और कैलकुलेट करके यह वैल्यू फ्लोट में रिटर्न करें। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको जो फंक्शन बनाना है उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, फंक्शन का नेम क्या होगा और साथ ही साथ वह फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन है, एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे और फैक्टोरियल कैलकुलेट करके इंटीजर में यह रिटर्न करेगा। लेकिन कई बार होता है कि किसी फंक्शन में हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। मान लो मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसमें एक कैरेक्टर पास कर रही हूँ और उस कैरेक्टर को 10 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट करना है। यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने जा रहा है। जैसे कुछ फंक्शन हम यूज करते हैं, CLR SCR फंक्शन, क्या वो वैल्यू रिटर्न करता है? नहीं करता है, लेकिन वो वर्क करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। तो इसी तरीके से कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। तो वैसे फंक्शन जहां वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है वहां रिटर्न टाइप क्या लिखा जाता है, वॉइड। या ये वॉइड क्या होता है, नल डेटा टाइप। जैसे मेन फंक्शन में देखें तो मैंने लिखा था वॉइड मेन फंक्शन। इसका मतलब क्या था कि हमारा मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करने नहीं जा रहा है। यह भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी हो। तो कोई वैल्यू पास नहीं करनी हो तो हम पैरेंथेसिस लगाकर छोड़ सकते हैं या यहाँ चाहें तो वाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये यहाँ देखें तो हेलो ऐसा फंक्शन है जो ना तो कोई आर्गुमेंट ले रहा है ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो सब सारे तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फंक्शन बना रहे हैं। और इंट मेन की बात करें तो कई स्टूडेंट ने ये पूछा था कि इंट वाइड मेन में कई जगह बुक में इंट लिखा रहता है रिटर्न टाइप। तो अगर मेन का हमारा रिटर्न टाइप इंट है तो उसमें क्या करना होगा, हमें लास्ट में कोई वैल्यू रिटर्न करनी होगी, तभी जाके हमारा मेन सही ढंग से काम करेगा। तो वाइड मेन में इसलिए लिखती हूँ ताकि हम कोई वैल्यू रिटर्न न करें, सिंपली हमारा मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करने नहीं जा रहा है, ये हम कंपाइलर को बताते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन। दोनों में डिफरेंस है, आप इसे ध्यान दें। फंक्शन डिक्लेयर करते समय हमने कंपाइलर को सिर्फ फंक्शन का नेम, उसके आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप बताया था, लेकिन फंक्शन में कोडिंग नहीं लिखी थी। बिना हमने स्टेटमेंट लिखे कंपाइलर को ये बता दिया था कि इस नाम का फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन उस फंक्शन की कहीं ना कहीं कोडिंग लिखनी होगी, उसके स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। तो वह स्टेटमेंट हम कहाँ लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में। तो जिस नेम से हमने फंक्शन डिफाइन किया है वही रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट हम यहाँ देते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन बॉडी यानी फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं उसके अंदर हम लिखते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखें, यहाँ मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है इंट सम इंट इंट, यानी फंक्शन का नेम है सम और ये दो इंटीजर आर्गुमेंट पास करेगा और वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा, इंट। तो ये क्या कहलाया, फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइपिंग। मान लो उस फंक्शन को हम मेन में कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम और उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करते हैं। यह ध्यान रखना है कि ये आर्गुमेंट उसी डेटा टाइप के होने चाहिए जिस डेटा टाइप का हमने
फंक्शन डिक्लेयर करते समय आर्गुमेंट बनाया था। तो यहाँ जैसे इंट आर्गुमेंट है, दो इंट आर्गुमेंट है, तो यहाँ x और y भी क्या होना चाहिए, इंट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। और यह फंक्शन x और y को ऐड करके वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप में। तो यहाँ z भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप में होना चाहिए। और यह फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, z के अंदर। अब जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, हम फंक्शन को कॉल करना या इसे इन्वोक करना होता है। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाता है, फंक्शन डेफिनेशन पर। फंक्शन डेफिनेशन में मैंने बताया था क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। यह आर्गुमेंट लिस्ट वही होती है जो हमने फंक्शन डिक्लेयर करते समय लिखा था। लेकिन फंक्शन डिक्लेयर करते समय अगर हम चाहें तो हम वेरिएबल नेम को स्किप कर देते हैं, जैसे इंट a, इंट b, यहाँ वेरिएबल का कोई नेम देना होगा। अगर हम चाहें तो फंक्शन डिक्लेरेशन में भी यहाँ दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डिक्लेरेशन में वेरिएबल नेम नहीं देना चाहें तो हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन में कोई ना कोई नेम देना होगा। जब इन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, कोई वेरिएबल यहाँ नेम देते हैं, तो ये क्या करता है, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ वैल्यू पास की x और y, तो x की वैल्यू आकर कहाँ कॉपी हो जाएगी, a में। फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट में जाएगी और सेकेंड आर्गुमेंट की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल में जाएगी। तो इस तरीके से जितने आर्गुमेंट पास करने हैं हमें उतने ही वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करने होंगे उसी टाइप के। और फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी, यानी x की वैल्यू a में कॉपी हो जाएगी, b में y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, दोनों को ऐड करके हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट हमने देखा था जंप स्टेटमेंट में कि यह वैल्यू रिटर्न करता है। तो a प्लस बी करके जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू यह फंक्शन रिटर्न करेगा। और फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जहां भी रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है वहीं से कंट्रोल फंक्शन से वापस चला जाता है कॉलर फंक्शन में। तो कॉलर फंक्शन यहाँ कौन था, हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में कंट्रोल चला जाएगा और यह कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो वैल्यू हम मेन में असाइन कर रहे हैं जेड के अंदर। तो प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना के पहले देखें, एक कंप्लीट प्रोग्राम, ताकि ये समझ में आए कि कैसे फंक्शन का काम हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक सिंपल फंक्शन बनाया है जिसका नाम है क्यूब, और यह फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक फ्लोट आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये मैंने फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कर दी। अगर आप चाहें तो इस फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग मेन के अंदर भी क्या कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है यह हम आगे देखेंगे कि अगर फंक्शन को मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, यह स्कोप रूल्स में देखेंगे। अब यहाँ हम देखें तो मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, x और y, और x की वैल्यू इनपुट करा रही हूँ और x की वैल्यू को क्यूब फंक्शन में पास कर रही हूँ। यानी मुझे क्यूब कैलकुलेट करना है किसका, x का, और जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा उसे भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो वह मैं y में स्टोर कर रही हूँ और y की वैल्यू को मेन में प्रिंट करा रही हूँ, क्यूब ऑफ द नंबर इज y। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल। यानी जैसे ही यह स्टेटमेंट मिलेगा हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में, और x की वैल्यू क्या होगी, a में कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ देखें फंक्शन के अंदर x की वैल्यू कहाँ आ गई, a वेरिएबल के अंदर, और यहाँ एक और वेरिएबल मैंने ले लिया है फ्लोट b, और b इक्वल टू क्यूब कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट लिख दिया a × और जो भी रिजल्ट आया b का वह हम फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं। तो b भी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। यानी रिटर्न स्टेटमेंट लिखते समय भी ध्यान रखना है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है उसी टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। तो b की जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ असाइन हो जाएगी, y में, और y को वापस हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इस फाइल को हम रन करके देखें। कोई भी नंबर पास करें, सपोज मैंने पास किया 3, तो देख सकते हैं इस नंबर का क्यूब क्या आ रहा है, 27। इसी तरीके से फिर मैं रन करूं, अगर
कोई नंबर डालो, सपोज 5, तो ये देख रहे हैं उसका क्यूब आ रहा है 125। तो इस तरीके से फंक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू कैसे पास करते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि अगर हम फंक्शन को कॉल करें और उसमें एक आर्गुमेंट पास नहीं करें, एक आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं करें, तो वह किस वैल्यू को यूज करेगा, यह हम डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू असाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर करते समय किसी आर्गुमेंट की हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें तो एक फंक्शन बनाया हमने इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इसमें 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। लेकिन रेट की यहाँ हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है। ये कब करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन के समय। तो रेट की डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी है। और अगर फंक्शन को कॉल करते समय, सपोज यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इंटरेस्ट फंक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ही वैल्यू पास हो रही है, जबकि यहाँ आर्गुमेंट क्या था हमारा कि हमें 3 वैल्यू पास करनी थी। लेकिन थर्ड वैल्यू अगर हम नहीं पास करें तो यह क्या करेगा, रेट को 0.1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेगा। तो यह यूज है डिफॉल्ट वैल्यू का कि अगर हम कभी स्किप करना चाहते हैं तो हम डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट में असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो राइट साइड से असाइन करना शुरू करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली टाइम का असाइन कर दे, रेट का असाइन नहीं करें। पहले इस साइड की वैल्यू को हमें असाइन करना होगा, तभी जाके हम इसको असाइन कर सकते हैं। यानी कोई भी आर्गुमेंट के राइट साइड वाले आर्गुमेंट पहले अगर राइट साइड वाले आर्गुमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो, तभी हम उस आर्गुमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब हम देखें तो फंक्शन को कितने तरीके से कॉल किया जा सकता है। अभी जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हम किसका यूज कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू। यानी जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे थे उस आर्गुमेंट की वैल्यू फंक्शन के आर्गुमेंट में कॉपी हो जा रही थी। तो फंक्शन कॉल 2 तरह से होते हैं, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली देखा फंक्शन बना के, तो वहां कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज हो रहा था, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर, यानी फंक्शन कॉल करते समय जो हम वैल्यू पास करते हैं वह कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है। फॉर्मल पैरामीटर कौन से हैं, जो फंक्शन डेफिनेशन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में जब भी हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो वह चेंज एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और कॉल बाय रेफरेंस मेथड, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम वेरिएबल का रेफरेंस यानी एड्रेस पास करते हैं। और जब हम एड्रेस पास करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करता है। और हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करते हैं तो वह वापस एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इसको हम समझें, जैसे यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको कॉल बाय वैल्यू मेथड से कॉल किया जा रहा है। तो स्वैप फंक्शन बनाया है जिसमें 2 वैल्यू पास कर रहे हैं इंट टाइप की। अब स्वैप में ए बी क्या है हमारा एक्चुअल पैरामीटर और एक्स वाई क्या है फॉर्मल पैरामीटर। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है 7 और बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 4। तो ये मेमोरी में एक्चुअल पैरामीटर के 2 वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं ए एंड बी, और जिनकी वैल्यू 7 एंड 4 है। जब फॉर्मल पैरामीटर कॉल होता है तो ये वेरिएबल भी मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं, यानी x एक अलग वेरिएबल क्रिएट हो गया और y अलग वेरिएबल क्रिएट हो गया। दोनों के मेमोरी लोकेशन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के अलग अलग हो गए, और a की वैल्यू क्या हो रही है x में कॉपी हो जा रही है और b की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जा रही है y में। यानी जब कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर 2 अलग अलग लोकेशन पर होते हैं।
अब ये x हमारा फॉर्मल पैरामीटर है। x की वैल्यू हम कुछ भी कर दें, सपोज 7 कॉपी हुआ था, 7 से हम इसे 4 कर दें, तो ये वैल्यू सिर्फ x की चेंज होगी, a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि b में भी अगर b की वैल्यू हम 7 कर दें, सॉरी y की वैल्यू 7 कर दें, तो यह चेंज वापस b में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों अलग अलग लोकेशन पर होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर में हम कोई भी चेंज करें, वह चेंज वापस एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम कॉल बाय रेफरेंस से करें, तो यह ध्यान रखना है कि फंक्शन डिक्लेयर करते समय अगर हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड का यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ एम्परसेंड साइन लगाना होगा। एम्परसेंड साइन क्या बताता है? यह एड्रेस ऑपरेटर है, यानी यह कंपाइलर को पता होगा कि यहाँ हम वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ना कि उसकी वैल्यू को। और फंक्शन को कॉल करते समय हम वेरिएबल पास करेंगे, जैसे a और b। जब फंक्शन कॉल होगा तो फॉर्मल आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट के एड्रेस को कॉपी करेगा, यानी a के एड्रेस को x पॉइंट करेगा और b के एड्रेस को y पॉइंट करेगा। यानी a में यहाँ 7 स्टोर है, तो x भी इसी एड्रेस को पॉइंट करेगा और b को y पॉइंट करेगा। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। तो कॉल बाय वैल्यू में हमने देखा था कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करते हैं तो वह चेंज हमारे प्रोग्राम में भी रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग नहीं है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसी प्रोग्राम को मैंने यहाँ कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है ये। यहाँ देखें तो स्वैप फंक्शन यहाँ कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ एम्परसेंड साइन हमने पास नहीं किया है। यहाँ दो वेरिएबल है x और y की वैल्यू क्या है? 5 एंड 10। और मैं इस फंक्शन के थ्रू चाह रही हूँ कि x और y की वैल्यू को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, स्वैप कर दें। तो स्वैप फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं x और y वैल्यू पास करके, और उसके वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं फंक्शन कॉल के बाद। यानी फंक्शन कॉल के बाद x और y की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब देखते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड से ये चेंज होती है या नहीं होती है। स्वैप फंक्शन में हमने अलग दो फॉर्मल पैरामीटर लिया है a एंड b, तो x और y की वैल्यू a एंड b में कॉपी हो जाएगी। और यहाँ a और b की वैल्यू को हम इंटरचेंज कर रहे हैं टेम्प वेरिएबल के थ्रू। टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, यानी टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 5, और a इक्वल टू b, यानी a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 10, और b इक्वल टू टेम्प, यानी b की वैल्यू 5। a और b की वैल्यू तो इंटरचेंज हो जाएगी, और इसको भी हम प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर देखते हैं इसको रन करके कि a और b की वैल्यू क्या है, और फंक्शन कॉल के बाद x और y की वैल्यू क्या है, ये देखें हम। तो पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, रन करें। तो आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर a और b की वैल्यू क्या आ रही है? 10 एंड 5, जबकि फंक्शन कॉल के बाद हमने x और y की वैल्यू को प्रिंट किया है, जो वापस क्या है? 5 एंड 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर a और b में चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस x एंड y में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हमारे स्वैप फंक्शन का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। स्वैप फंक्शन के थ्रू हम चाहते थे कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो अब इसी प्रोग्राम को मैंने कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू लिखा है। तो यहाँ सिंपल इंटीजर वेरिएबल नहीं लेके हमें एड्रेस पास करना है। x और y को पास कर रहे हैं, जहाँ x और y की वैल्यू 10 है, और इसके एड्रेस को a और b को पास किया जा रहा है। अब अगर देखें तो इस प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर उसी तरीके से हम a और b की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, जो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। लेकिन फंक्शन कॉल के बाद हम x और y की वैल्यू को भी
प्रिंट कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन कॉल के बाद और x और y की वैल्यू इंटरचेंज हुई या नहीं हुई। तो फाइल को हम सेव कर लें और रन करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई है। ये a की वैल्यू 10 है और b की 5। इसी तरीके से x और y की भी वैल्यू इंटरचेंज हो गई है। इन दोनों की वैल्यू अब 10 एंड 5 आ रही है। यानी फॉर्मल पैरामीटर में हमने जो चेंजेस किए वो चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर में हमारे रिफ्लेक्ट हो गए। आपको एक और प्रोग्राम दिखाने जा रही हूँ जिसमें फंक्शन में एरे को पास किया गया है। और एक चीज और ध्यान देने वाली है बात है कि जब हम एरे को फंक्शन में पास करते हैं तो एरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस मेथड के थ्रू पास होता है। यानी एरे में अगर हम कोई चेंज करें तो वो चेंज एक्चुअल एरे में भी होगा और ये एरे का हमेशा बेस एड्रेस पास करता है। तो अगर किसी फंक्शन में एरे को पास करना है तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में हमें वो एरे डिक्लेयर करना होगा। और इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी ये जो एरे हम मेन में इनपुट करा रहे हैं इस एरे को हम लार्ज फंक्शन में पास करेंगे और यह लार्ज फंक्शन लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा उस एरे का। तो इस लार्ज फंक्शन का पर्पस यही है। अब इस लार्ज फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एरे को पास किया और एरे के फर्स्ट पोजीशन को हम मैक्सिमम मान रहे हैं। फिर लुप लगाकर हम चेक कर रहे हैं कि एरे का अगला एलिमेंट अगर मैक्स से बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू उस एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो इस तरह का प्रोग्राम हमने सिंपल मेन फंक्शन में बनाया था, लेकिन अब यही काम हम फंक्शन के थ्रू करवा रहे हैं। फंक्शन में हम एरे पास कर रहे हैं और यह फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू चेक करके रिटर्न कर रहा है। तो इस फाइल को सेव कर लें, कंपाइल करें और रन करें। यहाँ हमें एरे एलिमेंट्स डालने हैं। सपोज मैं डाल रही हूँ 8, 9, 12। तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहा है 12, जो सही है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एरे को हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। साथ ही कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मेथड का भी यूज होता है। यह ध्यान रखना हमेशा कि फंक्शन में अगर हम एरे पास कर रहे हैं तो वो हमेशा कॉल बाय रेफरेंस मेथड से पास होता है, भले यहाँ एम्परसेंड साइन हम लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि एरे का बेस एड्रेस ही फंक्शन में पास होता है। तो इस तरह से फंक्शन अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।